अस्सलाम वालेकुम। हेजिंग, हेजिंग होती है जैसे अगर टेंट लगाया हुआ है और वो हवा में उड़ जाएगा, हवा बहुत तेज़ है, तो उसके लिए क्या स्टेप लेना बेहतर है? जो मीखें हैं, कीलें हैं, उनको अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग करके बांध लें, रस्सी और बांध लें। तो ये हमने हेजिंग कर ली। इसी तरह से अगर घर के बाहर ज़्यादा सैलाब आ गया तो वो तो फिर ज़्यादा आ गया, लेकिन बारिश का पानी घर में ना आ जाए, जो सड़क पे पानी खड़ा होगा वो घर में ना आ जाए, तो घर के बाहर बाउंड्री लगा लें, ये हेजिंग है। तो जिस चीज़ से हमें रिस्क है उसके आगे बाड़ लगा लें, या तो वो उसको परफेक्टली ख़त्म कर दे या काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दे, ये हेजिंग है। फॉरेन करेंसी पेएबल रिसीवेबल है, फॉरेन करेंसी पेएबल रिसीवेबल। रिस्क क्या है? एक्सचेंज रेट पता नहीं कल क्या होगा, ये रिस्क है। इसी तरह से हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं कि कल को बेचेंगे, तो रिस्क क्या है? मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगी। इसी तरह से हमने कुछ गुड्स खरीदी हैं और वो गुड्स मार्केट में बहुत रनिंग आइटम है, लेकिन प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं। तो अभी गुड्स खरीदी हैं, तो रिस्क क्या है? वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये जो मैंने एक्सचेंज रेट रिस्क की मिसाल दी है, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेएबल, हो सकता अभी खरीदा ना हो लेकिन पक्का इरादा हो इंपोर्ट करने का मशीनरी, तो रिस्क क्या है? सेम वही, एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। और अगर प्राइस भी अभी फिक्स नहीं की हुई तो प्राइस भी चेंज हो सकती है। ये है रिस्क। इन रिस्क को कवर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। और जब डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल कर लिया तो ये हरकत हेजिंग कहलाती है। यानी अभी पहले जो मैं डेरिवेटिव बता रहा था फॉर स्पेकुलेशन, वो थे जुआरिया, वो जुए थे, लेकिन अगर उनको इस्तेमाल कर लिया अपने किसी मेन एसेट लायबिलिटी के रिस्क को कवर करने के लिए, तो वो हेजिंग है। अच्छा, दो टर्म्स हैं, हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। क्या फ़र्क लगता है दोनों में? यानी हमारा एक फॉरेन करेंसी डेटर है और रिस्क ये है कि कल को जब उसे पैसे मिलेंगे तो पता नहीं डॉलर कितने का होगा। तो इसको अगर हम हेज करना चाहें और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें, तो वो जो फॉरवर्ड है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और जो डेटर है वो हेज्ड आइटम है। इसी तरह हमने कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं और ये रिस्क है कि कल को महंगे सस्ते ना हो जाएं जब बेचने जाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि पुट ऑप्शन ले लेते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। हमने कुछ शेयर्स खरीदे हुए हैं, कल को बेच रहे हैं, डर है कल को सस्ते ना हो जाएं, तो पुट ऑप्शन ले लें, कॉल ऑप्शन ले लें, पुट ऑप्शन ले लें। तो इस पुट ऑप्शन ले लेने से, ये पुट ऑप्शन क्या है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है वो हेज्ड आइटम है। तो हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें आपस में कुछ नहीं, उससे पहले पेज 30 पे आए चैप्टर में, पेज 30 चैप्टर में हेजिंग, उसमें चीज़ है हेज्ड आइटम। ये मैंने बहुत समराइज करके निचोड़ के वो चीज़ निकाली है, ये क्वालिफाइंग हेज्ड आइटम्स कहलाती हैं। यानी ये आइटम्स वो हैं जिनको हेज्ड आइटम कहा जा सकता है। वो क्या क्या हैं? अ हेज्ड आइटम इज अ रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी, यानी हम उस एसेट और लायबिलिटी की भी हेजिंग कर सकते हैं जो हमारी बुक्स में एसेट लायबिलिटी है, जैसे डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। एन अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर। क्या होता है परचेज ऑर्डर? हमने ऑर्डर दे दिया है। और फर्म कमिटमेंट क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि बाइंडिंग है, परचेज ऑर्डर बाइंडिंग होता है, कल को हम मुकर नहीं सकते, क्या ना, तो मजाक किया था। अगर परचेज ऑर्डर इशू कर दिया और सेलर ने चीजें बेच दी तो हम ये नहीं कह सकते हमने तो मजाक किया था, परचेज ऑर्डर बाइंडिंग होता है। तो परचेज ऑर्डर इशू कर दिया, ये फर्म कमिटमेंट है। अगर हम मुकरे तो लीगल एक्शन ले सकते हैं हमारे खिलाफ। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब? अभी हमने को डेटर क्रेडिटर थोड़ी बनाया, बुक्स में थोड़ी आया है। तो एज्ड आइटम हो सकती है रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी, बेशक इस पे आप मिसालें भी लिख लें, रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी, डेटर क्रेडिटर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। इनकी हेजिंग करनी हो तो ये हेज्ड आइटम होंगी, रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी। अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, इसकी एक ही मिसाल है, वो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है, परचेज ऑर्डर।
हाईली प्रोबेबल, ये हाईली का वर्ड भी जरूरी है, इसलिए मैंने ना ये सब निचोड़ के की चीजें ही लिखी हुई हैं। हाईली प्रोबेबल का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि होगा। क्या? फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, यानी हमने एक मशीनरी इंपोर्ट करने का प्लान किया है और अभी खरीदी नहीं है, तो फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, हाईली प्रोबेबल, कंफर्म करेंगे इंपोर्ट, डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया है, इंटरनली पक्का इरादा है हमारा इंपोर्ट करने का। अच्छा, इसमें और इससे पिछले वाले में क्या फर्क है? उसमें परचेज ऑर्डर भेज चुके हैं तो वो फर्म कमिटमेंट बन गई। अगर अभी परचेज ऑर्डर भेजा नहीं है तो फिर तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं ना, तो वो है फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, लेकिन हाईली प्रोबेबल, तो इसको भी हैच किया जा सकता है। और नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस, ये फॉरेन कंसोलिडेशन से रिलेटेड चीज है, लेकिन इतनी समझ लें कि हमने एक फॉरेन सब्सिडरी खोली हुई है, उसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस है। वैसे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस ये फॉरेन कंसोलिडेशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि जो हमारी बाहर के मुल्क में ब्रांच है या सब्सिडरी है, तो उस पर जो हमारा हक है वो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस है। तो ये चीजें होती हैं जिनकी हेजिंग की जा सकती है। रिकॉग्नाइज एसेट और लायबिलिटी, फर्म कमिटमेंट, हाईली प्रोबेबल, फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, और बाकी ये नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस, ये एक एक्स्ट्रा फालतू सी चीज है। मेनली ये तीन रह गई, रिकॉग्नाइज एसेट और लायबिलिटी, फोरकास्ट, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन और फर्म कमिटमेंट। इनकी हेजिंग हो सकती है। क्यों इनकी हेजिंग करने की जरूरत है? क्योंकि हमें टेंशन है इनसे रिलेटेड, हमें टेंशन है कल को हालात बदलेंगे तो इससे हमें फायदा नुकसान हो सकता है। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े जरा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ डेजिग्नेटेड डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव्स चार पढ़े हैं ना हमने, इनसे हेजिंग की जा सकती है। और वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली अ डेजिग्नेटेड नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, इसकी मिसाल, इस ब्रैकेट वाले की मिसाल सिर्फ इतनी समझ लीजिए कि अगर हमारे फॉरेन करेंसी डेटर हैं और फॉरेन करेंसी ही क्रेडिटर हैं, तो वो एक दूसरे को वैसे ही हेज कर रहे हैं। कैसे? अगर डॉलर कल को महंगा होगा तो पैसे मिलने भी तो महंगे ही है ना, और चलो दे देंगे आगे क्रेडिटर को, बल्कि ऐसा करेंगे कस्टमर से डेटर से डॉलर लेंगे और उनको रुपए में कन्वर्ट नहीं कराएंगे, वही डॉलर क्रेडिटर को दे देंगे। तो वो एक दूसरे को भी हैच कर रहे हैं, वो एक दूसरे को भी कवर कर रहे हैं। ये ब्रैकेट वाली बात का मतलब है। लेकिन अगर इस ब्रैकेट वाली बात से बार बार रहें तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं डेरिवेटिव्स। तो इस सारी डिस्कशन का एंड कंक्लूजन ये है कि तीन चीजें, एसेट लायबिलिटी जो बुक्स में है, फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, इनकी हम लोग किया करेंगे हेजिंग। तो ये हो जाएंगी हेज्ड आइटम्स, और जिनसे इनकी हेजिंग होगी वो हो गए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तीन तरह की हेजिंग्स हैं। एक ये नेट ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस के लिए, इसको तो टोटली साइड पे कर दिया। बाकी रह गई फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो है, जिनमें से एक अभी करा रहा हूं और एक फिर 47 ब्रेक देने के बाद 47C में कराऊंगा। इसी पेज के एंड पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनको पढ़ना हो जिंदगी में कभी दिल करे तो पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम में अंडरस्टूड होती हैं कि पूरी हो रही हैं, ये वैसे ही बस मैंने लिख दी कि हैज अकाउंटिंग फॉलो करनी है तो ज़रूरी है कि हैजिंग का रिलेशनशिप हो, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो, इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो। तो ये अगर दिल करे किसी का पढ़ने का तो पढ़ लेना, नहीं तो ना से कोई मसला नहीं। पहले मैं आपको फेयर वैल्यू हैज और कैश फ्लो हैज सिखा दूं, उसके बाद ये जो पेज 31 के ऊपर एक टेबल बना के मैंने टिप्स दी हुई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सवाल वाला आपको बताएगा कि कौन सा हैज करना है। फेयर वैल्यू हैज की अकाउंटिंग और है, कैश फ्लो हैज की और है। ये जरूरी नहीं कि सवाल वाला बताए कि इसमें हैजिंग फेयर वैल्यू वाली हो रही है कि कैश फ्लो वाली हो रही है, आपने फैसला करना है। तो उसके लिए कुछ टिप्स लिखी हुई है मैंने टेबल बना के, लेकिन पहले फेयर वैल्यू हैज और कैश फ्लो हैज समझा दूं, उसके बाद इन टिप्स पे आऊंगा। तो अभी इस 47B में करते हैं फेयर वैल्यू हैज। सवाल के साथ पढ़ाता जाता हूं, समझाता जाता हूं, और ये जो अंग्रेजी लिखी है पढ़ाता जाता हूं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आ जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 53 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे और समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 53, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़ लें, मैं सॉल्व करवाते करवाते समझाता हूं। इसी तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 समझाऊंगा, उसके बाद जो पीछे अंग्रेजी है वो पढ़ाऊंगा। किसकी? हाँ,
नहीं नहीं, फॉरेन कंसल्टेशन पढ़ेंगे ना, मतलब और चीज़ है। हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं समझाऊँ। अच्छा, हेजिंग एक मुश्किल चीज़ है और उसके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो बनाए हैं। पास पेपर्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं है इसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है। ये 2018 में आया था, फिर दोबारा नहीं आया। लेकिन फिक्र की बात यह है कि अब चूँकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रिड है तो इसलिए टेस्ट हो सकता है। लास्ट टाइम भी 3 चीज़ें तो टेस्ट हुई हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो टेस्ट हो सकता है। और फिजिकल क्लास वालों के लिए भी मैंने इसलिए इसको संडे चुना था, ताकि ये पोर्टल पे आपके लेक्चर रहे कि आप इसको बार बार भी जब भी रिवाइज करना चाहें तो कर सकें। मुश्किल है नो डाउट, लेकिन चलें कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मटेरियल खरीदना है, खरीद लिया है 1 दिसंबर को। ए लिमिटेड एक्वायर्ड, एक मटेरियल XYZ है, उसके 10,000 ऑन्सेस खरीद लिए। ये क्वांटिटी है, ऑन्स एक क्वांटिटी है। 10,000 ऑन्सेस खरीद लिए और 220 रुपए पर ऑन्स रेट पे, और ये है हमारी इन्वेंट्री। इसकी वैल्यू हमें फिक्र हो रही है कि कल को गिर ना जाए, क्योंकि हमने इसको बेचना है, तो हमें फिक्र हो रही है कि इस इन्वेंट्री की वैल्यू गिर ना जाए। इसके लिए हमने फ्यूचर मार्केट का डेरिवेटिव यूज करने का फैसला किया हेजिंग के लिए। सवाल पढ़ा है तो बात हो रही है। अब ये हेजिंग की हेज्ड आइटम क्या हुई इस मिसाल में? रिकॉग्नाइज्ड एसेट लायबिलिटी, फर्म कमिटमेंट, हाईली प्रोबेबल फ्यूचर फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। रिकॉग्नाइज्ड एसेट, जो इन्वेंट्री खरीद चुके हैं, ये अब उसकी वैल्यू गिरने कम होने की बात हो रही है। तो इसमें कंपनी ने फेयर वैल्यू हेज का फैसला किया। ये सवाल में लिखा नहीं है फेयर वैल्यू हेज, लेकिन मैं कह रहा हूं ये फेयर वैल्यू हेज है। कैसे पता चलेगा फेयर वैल्यू हेज है कि कैश फ्लो हेज है? ये फेयर वैल्यू कैश फ्लो पढ़ाने के बाद ही गाइड करूंगा कि आप सवाल में कैसे पहचानेंगे। इसमें बहरहाल फेयर वैल्यू हेज है। तो फेयर वैल्यू हेज में होगा ये कि हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी, इन दोनों को फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, और जो गेन लॉस होएगा वो P&L में जाएगा। हेज्ड आइटम भी, अंग्रेजी लिखी हुई है, हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी, इन दोनों के ऊपर फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा। अब वो कैसे निकलेगा वो सवाल सॉल्व करते हुए बताता हूं। और वो दोनों गेन लॉस P&L में जाएंगे, बस ये फेयर वैल्यू हेज है। डेरिवेटिव यानी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी और हेज्ड आइटम पे भी फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, वो P&L में जाएगा। तो 1 दिसंबर 19 को इन्वेंट्री खरीद लेते हैं। 1 दिसंबर 19 इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। कितनी? 10,000 खरीदे हैं, 220 का एक, कितना? डबल टू डबल 0। अगर इस इन्वेंट्री को हेज ना करते तो फिर इस पर IS 2 लगता, लेकिन अब हेज करने की वजह से इस पे अब ये वाला रूल लग रहा होगा। अगर हेज ना करते तो ये इन्वेंट्री है, लेकिन हेज करने की वजह से अब इस पे ये फेयर वैल्यू हेज वाला रूल लग रहा होगा। और वो रूल ये है कि ईयर एंड पे भी और सेटलमेंट पे भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, और जो गेन लॉस होगा वो P&L में जाएगा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी और हेज्ड आइटम पे भी। ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर। इन्वेंट्री महंगी हो गई सस्ती हो गई? ईयर एंड आ गया है 31 दिसंबर, इन्वेंट्री हो गई सस्ती, तो लॉस आ गया है जी, लॉस आ गया। तो इस लॉस को हम P&L में डाल देंगे। 31 दिसंबर 19 P&L डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये हमारा लॉस हो गया ऑन हेज्ड आइटम। कितना लॉस हो गया? 5 रुपए, 50,000। 220 का खरीदा था, नहीं 20 का, सॉरी 20 का लॉस हो गया। 31 दिसंबर पे ये 200 पे आ गया हुआ है, 20 का, 5 का नहीं 20 का, 2 लाख का हो गया लॉस। हेज्ड आइटम पे 2 लाख का लॉस आ गया। अच्छा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है इस सवाल में? फ्यूचर। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही जो अभी पिछली क्लास में पढ़ा था।
अब इस ईयर एंड पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का गेन लॉस कैसे निकालें? हमने ओरिजिनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या किया था? बाय सेल, तो सेल किया हुआ है 215। अगर 31 दिसंबर पे फ्यूचर मार्केट में जाके इसको क्लोज करते तो बाय करते किस रेट पे? 31 दिसंबर को अगर फ्यूचर मार्केट में जाते तो उस वक्त फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही थी? 198। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो उस वक्त अगर क्लोज करते तो हम गेन पे खड़े थे कितना? 17 रुपए। और टोटल गेन कितना? 17 इंटू 10। तो हमें इस फ्यूचर के डेरिवेटिव पे गेन यानी पैसे लेना देना लेना, तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। एक 70 ये आ गया गेन ऑन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। फेयर वैल्यू हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी, ईयर एंड पे भी और फाइनली सेटलमेंट पे भी। फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, जो गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वाला भी P&L में, हेज आइटम वाला भी P&L। इनकी कैलकुलेशन में बताइए कोई एतराज? ये हम उस खरीद चुके वाली इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो रुपए कौन से लेंगे? जो उस इन्वेंट्री की प्राइस मार्केट में चल रही है, जबकि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? फ्यूचर, तो उसके लिए फ्यूचर मार्केट वाली प्राइस लेनी। अभी हम बाय सेल कर चुके हुए हैं 1 दिसंबर को। ईयर एंड पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर ईयर एंड पे जाके इसको बाय करके क्लोज करते तो अभी तक इतना फायदा हो चुका हुआ है हमें। अब अगला काम सेटलमेंट। सेटलमेंट डेट पे पहुंचे तो इन्वेंट्री अब 200 रुपए से, सेटलमेंट डेट क्या है? यानी जब इसको हमने फाइनली बेचना है तो 31। जब हमने इस गुड्स को एक्चुअली बेचना है नहीं, 1 मार्च। 1 मार्च को हमने वाकई इन्वेंट्री बेच दी। लास्ट पैराग्राफ। 31 मार्च क्या है? वो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मैच्योरिटी डेट वाला, एक्सपायरी डेट वाला चल रहा है फ्यूचर। 31 मार्च उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। ये अंग्रेजी ध्यान से नहीं पढ़ रहे ना, पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी सारी बताता हूं। 1 दिसंबर 19 को हमने एक्चुअली इन्वेंट्री खरीदी, ये पहला सेंटेंस है। फिर हम 1 दिसंबर को ही, चूंकि टेंशन थी प्राइस ना गिर जाए, तो हम 1 दिसंबर को ही फ्यूचर मार्केट में गए और सेल फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कराए। किस दिन गए? 1 दिसंबर। उस वक्त फ्यूचर मार्केट में किस एक्सपायरी डेट वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे? 31। वो सिर्फ उनके ऊपर लिखी हुई एक्सपायरी डेट थी। फ्यूचर मार्केट में गए कब हैं? तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी वो 31 मार्च लिखी हुई थी। सिर्फ इस 31 मार्च का इतना काम है कि 31 मार्च एक्सपायरी डेट वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये 1 दिसंबर का वाकया है जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ। हाँ जी, दूसरा पैराग्राफ। ईयर एंड आया और वो जो इन्वेंट्री हम खरीद चुके हुए हैं उसकी मार्केट में वैल्यू 220 से कम होकर 200 हो गई, तो हमने उस हेज्ड आइटम पे होने वाला लॉस P&L में रिकॉर्ड किया। और वो जो फ्यूचर मार्केट पहले दिन 1 दिसंबर को क्या किया हुआ फ्यूचर मार्केट में जाके? यार कुछ भी समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही समझ। 1 दिसंबर को हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च एक्सपायरी डेट लिखी हुई वाले सेल किए थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का मतलब यह है कि हम वहां जाकर वादा कर आए हुए हैं कि जब 31 मार्च का दिन आएगा तो हम ये XYZ बेचेंगे आके 215 रुपए का। ये वादा कर आना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है। फिर 31 दिसंबर आया और हमने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है कि अगर अभी क्लोज करते तो नेट कहां खड़े हैं। तो अभी क्लोज करते तो एक और वादा बाय का करके आके क्लोज करना पड़ता ना, और किस प्राइस पे? जो 31 दिसंबर पे फ्यूचर मार्केट में चल रही है। कौन सी एक्सपायरी डेट लिखी हुई वाले फ्यूचर? वही 31 मार्च वाले। तो वो उस वक्त चल रही थी 198।
तो अगर हम ईयर एंड पे जाते, गए नहीं है, अगर ईयर एंड पे जाके क्लोज करते तो अभी हम इस पोजीशन पे खड़े हैं। ये हमारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे होने वाला गेन है, क्योंकि गेन है पैसे मिलने हैं, फाइनेंशियल एसेट डेबिट। अब ईयर एंड से गुजर के आगे जब इन्वेंट्री, अच्छा हम इन्वेंट्री में टेंशन किस बात की ले रहे थे कि जब बेचेंगे तो प्राइस गिर जाएगी, तो जब फाइनली बेच दिया तो बस उस वक्त आके फाइनली टेंशन खत्म हो गई, उसके बाद भी टेंशन रहनी है। तो उस फाइनली जिस दिन इन्वेंट्री बेच दी उसी दिन इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी क्लोज कराएंगे जाके, क्योंकि हमने उस फ्यूचर में मजीद बाद में मजे लेने के लिए हेजिंग, जुए खेलने के लिए रखना उसको नहीं, हेजिंग के लिए। तो जब वो मसला ही खत्म हो गया जिसकी टेंशन है, तो फिर इसको भी क्लोज कराएंगे। और कब चीजें बेच दी, तो 1 मार्च को जाके दो काम होंगे, हेज्ड आइटम को भी अपडेट करके फाइनली सेल कर देंगे और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी अपडेट करके कैश रिसीव पे कर लेंगे। तो 31 दिसंबर के बाद 1 मार्च को ये XYZ 200 से मजीद गिर के कितना हो गया, 195 हो गया। अच्छा हाँ ठीक है, 195 हो गया, तो 5 रुपए और गिर गए, तो 5 रुपए और गिर गए, P&L डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये हो गया लॉस ऑन हेज्ड आइटम, ये भी P&L में। और अब दोबारा कैलकुलेट करते हैं कि अगर अभी जाएं, बल्कि अगर क्या आप तो जा ही रहे हैं, 1 मार्च को हम जा रहे हैं, सेल है 215, बाय अब करेंगे जाके तो 192, 23 का गेन है, टोटल गेन बन गया 23 इंटू 10,000 टू 30,000। ये टोटल है, इसमें से हम ऑलरेडी तो रिकॉर्ड कर ही चुके हुए हैं ना, तो 60,000 की एंट्री और कर लेते हैं, 60,000 की और एंट्री कर लेते हैं। तो 60,000 की एंट्री और कर लें तो ये बन जाएगा फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि मजीद गेन हो गया तो मजीद पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट और डेबिट। ये हमने गेन रिकॉर्ड कर लिया हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे, हेज्ड आइटम वाला भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वाला भी गेन लॉस P&L में। और अब फाइनली फ्यूचर मार्केट से क्या होगा, फ्यूचर मार्केट से ये पैसे मिल जाएंगे, 230 पैसे मिल जाएंगे, कैश डेबिट, और फाइनेंशियल एसेट भी हमने 230 तक पहुंचा दिया हुआ है, कैश डेबिट, फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। और इन्वेंट्री बेच देंगे, तो जब इन्वेंट्री बेच देंगे तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट कितने की बेचेंगे, 195 की, 1950, और सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इन्वेंट्री कितने की कर दी हुई है हमने, 22 से 2 पे लाए और 50 कम करके 195। ये फेयर वैल्यू हेज है कि हेज्ड आइटम को भी अपडेट करें और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट तो करना ही करना है, और जो गेन लॉस है वो दोनों का P&L में जाएगा। जी, क्योंकि हम उसको अपडेट करते करते P&L में ले ही गए होंगे। सर 31 मार्च की प्राइस को ये कम मार्च पे जाना सही है? 31 मार्च एक्सपायरी डेट वाला फ्यूचर है। 31 मार्च हम ये दोबारा एक्सरसाइज करके बाय करेंगे। हम अगर 1 मार्च को भी फ्यूचर मार्केट में ना जाएं तो आखिरकार हमें जबरदस्ती 31 मार्च को तो जाना ही पड़ेगा, उस वक्त बाय करके क्लोज करना ही पड़ेगा, और जो एंड रिजल्ट है वो गेन लॉस वो ले दे के ही आना पड़ेगा। जी कर सकते थे, लेकिन वो टेक्निकली इसलिए गलत होता कि सेल तो 215 का ही है ना, 198 सेल तो नहीं है। आप 198 का बाय और 192 का बाय कंपेयर कर रहे हैं कि पहले हम यहां तक बाय और अब यहां तक बाय कर सकते हैं ऐसा, लेकिन
सेल बाय को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी कि गेन है कि लॉस है, वरना बाय को कंपेयर करने के अंदर वो कंफ्यूजन हो सकती है कि गेन है कि लॉस है। लेकिन आप कर सकते हैं ऐसा कि 192 और 198 को कंपेयर करें तो सीधा 60,000 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इन्वेंट्री इतनी डेबिट, इतनी क्रेडिट, इतनी क्रेडिट। इन्वेंट्री अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है? 1950 आ रहा है। बिक गई कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। नहीं अज्यूम क्या, इन्वेंट्री डेबिट 22 लाख, क्रेडिट हो गई 2 लाख, पीछे 2 मिलियन रह गया, फिर क्रेडिट हो गई 50,000, 19,50,000 रह गया बैलेंस इसमें। इन्वेंट्री जितनी रह गई है उसको बेच के कॉस्ट ऑफ सेल बना दिया, इन्वेंट्री में बैलेंस 1950 रह गया। अज्यूम नहीं किया, आप कैलकुलेट करके देख लेना। इन्वेंट्री के टी अकाउंट में आप बैलेंस निकाले 1950 आ रहा होगा, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर दिया है। 20,000 का लॉस कैसे? हाँ, वैसे अगर देखें कि एंड रिजल्ट हेजिंग का हमें क्या फायदा हुआ, तो इन्वेंट्री के ऊपर हमने 22 लाख की चीज खरीद के 2.5 लाख नुकसान पे बेची, लेकिन 2,30,000 हमने जुए से कमा लिया। तो हेजिंग से क्या हुआ कि 2.5 लाख का लॉस 2.30 के गेन से ऑफसेट होकर सिर्फ 20 रह गया, तो हेजिंग हो गई। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। पास पेपर्स वाले सेक्शन में आए, इसके कुछ थोड़े ही पेजेस बाद है। ये 215 दिन नहीं, फाइनेंशियल एसेट 215 नहीं है। फाइनेंशियल एसेट वो है जो हमें फ्यूचर में गेन हो रहा है। जो हमने पहले दिन लॉस किया था वो 215 नहीं था। हाँ, तो 215 ही है ना, तभी तो फ्यूचर मार्केट में हमें 23 रुपए का गेन हुआ है, और वो गेन है जो हमें मिलना है, चूंकि मिलना है इसलिए इसको फाइनेंशियल एसेट कहा है। अगर हमें फ्यूचर मार्केट में लॉस होना होता तो हम फाइनेंशियल लायबिलिटी बना के बैठे होते। पास पेपर्स वाले सेक्शन में आए, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। लिख के कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़बानी सोच लें, एक दो ही एंट्रीज हैं और ज़बानी सोच के सोल्यूशन देख लें। लिख लें तो अच्छी बात है, 2 ही एंट्रीज हैं, नहीं तो ज़बानी भी सोच लें तो चलेगा और फिर सोल्यूशन देख लें। उम्मीद है कि सही करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्रो टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, दिसंबर 12, पार्ट ए।
सर इसमें अभी दूसरी एंट्री है हाँ जी, दूसरी एंट्री कौन सी रिक्वायर्ड नहीं है? 1 अप्रैल वाली फ्यूचर में एंटर होने की एंट्री होगी ही नहीं, तो ये बात हमने लिख दी कि उस दिन कोई एंट्री नहीं है। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में भी, वो 1 में भी पहले दिन नो एंट्री लिखा होता। हाँ जी, इन्वेंट्री यानी हैज्ड आइटम पे 700 रुपये का लॉस है, और वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर 750 का गेन है, और ये दोनों P&L में चले गए। तो उन्होंने वो नेट कर दी। मैंने IK प्लस कुछ नहीं छापा है, उन्होंने नेट करके P&L डाल दिया। अलग अलग करना, अलग अलग कर दे। ओके डन। जागते रहना भाई, मेमोरी कार्ड वगैरह सब देखते रहना। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़िए। पढ़ लो, फिर मैं शुरू करूँ। पढ़ लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 कहाँ है पढ़ना? है कार वाली यहाँ पे? नहीं, वो तो एम्बेडेड डेरिवेटिव थे, वो खत्म हो गए। अरे वो बस उतना ही थे, वो एम्बेडेड डेरिवेटिव नहीं चल रहे अब। हाँ जी, पढ़ लेते मैं। अच्छा, अब ये हैजिंग का सवाल है, ये कैसे पता? फ्यूचर में एंटर हो रहे हैं और स्पेकुलेशन के लिए नहीं हो रहे, वरिड से इसलिए हो रहे हैं, तो हैजिंग है। रिकॉग्नाइज्ड एसेट लायबिलिटी, हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट लिखा हुआ है, फर्म कमिटमेंट हो सकता है लिखा होता कि 31 मार्च को बाय करनी है मशीन और उसके लिए 1 अक्टूबर को परचेज ऑर्डर इशू कर दिया है, तो भी ये फर्म कमिटमेंट। अभी तो कह दिया ना फर्म कमिटमेंट, वरना हो सकता है फर्म कमिटमेंट के वर्ड की जगह कहा होता कि 1 अक्टूबर को परचेज ऑर्डर इशू कर दिया, तो भी ये फर्म कमिटमेंट होती। अब ये आ गया फर्म कमिटमेंट। इससे पहले वाला सवाल था रिकॉग्नाइज्ड एसेट, ये आ गई फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट के लिए हैजिंग तो वैसे ही चलेगी, लेकिन फर्म कमिटमेंट को भी हम सोच सोच के खुश या उदास होंगे। जैसे हमने मशीन खरीदी तो नहीं है, खरीदने का कर लिया है वादा, और जब ये मशीन खरीदने का वादा किया
उस वक्त डॉलर कितने का था? जब मशीन खरीदने का वादा किया है तो उस वक्त डॉलर कितने का था? 150 का। लेकिन हमने उस वक्त मशीन खरीदी नहीं, खरीद लेते अल्लाह उसी वक्त 150 का डॉलर मिल जाता। अब हम वादा कर चुके हैं, यानी अल्टीमेटली डॉलर जेब से जाना है। देखें, अल्टीमेटली डॉलर जेब से जाना है क्योंकि हम वादा कर चुके हैं, लेकिन इसको डिले करने का नुकसान क्या हो रहा है कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है। तो जब हमने ये वादा किया था उस वक्त डॉलर का रेट 150 था, और इस वादे को पूरा करने में डिले होने की वजह से हमें 150 रुपए से डॉलर महंगा होके ईयर एंड पे 154.5 का हो चुका है। तो वादा करके फौरन पूरा ना करना ईयर एंड तक आके हमें 4.5 का नुकसान दे चुका है। अब ये लॉस है। तो ईयर एंड पे, ये मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, 31 दिसंबर 19 P&L होगा डेबिट। कितना लॉस? $2 मिलियन इंटू 4.5 रुपए, कितना? इस 9 मिलियन का लॉस। अच्छा, इसको समझाने में आसानी होगी, आपको IS-21 चूंकि पढ़ाया था। अगर हम ये मशीन खरीद चुके होते क्रेडिट के ऊपर और पहले दिन 1 अक्टूबर को क्रेडिटर रिकॉर्ड कर लिया होता तो 150 रुपए पे किया होता। अब ईयर एंड पे आके क्या करते? मॉनेटरी आइटम है तो अपडेट करते, तो लॉस होता ना, लायबिलिटी और बढ़ाते। लेकिन क्रेडिटर है, क्रेडिटर नहीं है। अगर एक फर्म कमिटमेंट जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है उसकी हेजिंग कर दी तो उस पे भी होने वाला गेन लॉस होगा, क्योंकि वो एक हेज्ड आइटम है। और चूंकि क्रेडिट करने को कुछ है नहीं तो हम फिर भी एक जबरदस्ती की लायबिलिटी बनाएंगे, फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी। अगर फायदा हो रहा होता तो फर्म कमिटमेंट एसेट बना देते। ये हो गया लॉस ऑन हेज्ड आइटम। इस मिसाल में हेज्ड आइटम क्या है? फर्म कमिटमेंट। अच्छा, पिछले सवाल में हेज्ड आइटम इन्वेंट्री थी तो इन्वेंट्री क्रेडिट कर ली थी। अब इसमें हेज्ड आइटम है ही कुछ नहीं, गायब ही है, बुक्स में है ही नहीं, तो फिर भी जबरदस्ती की फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी के नाम से एक लायबिलिटी बना दी। कुछ समझ नहीं आया? पिछले सवाल में इन्वेंट्री हेज्ड आइटम थी तो इन्वेंट्री खरीद के हमारे पास मौजूद थी, उसकी वैल्यू गिरना नुकसान, P&L डेबिट, और चूंकि इन्वेंट्री बुक्स में मौजूद थी तो इन्वेंट्री क्रेडिट। अब हमारी बुक्स में तो इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन हमें यह वादा करके डिले करना नुकसान दे रहा है, क्योंकि जब वादा किया था तो डॉलर 150 रुपए का था, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा डॉलर महंगा हो रहा है तो दुख हो रहा है, खुशी हो रही है। तो ये दुख है तो लॉस है, और क्रेडिट करने को तो क्रेडिटर नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, तो फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी नाम की एक लायबिलिटी खुद क्रिएट कर ली। तो अगर हेज्ड आइटम एक रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी है फिर तो वही डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर हेज्ड आइटम एक फर्म कमिटमेंट है तो फिर भी उस पर फायदा नुकसान कैलकुलेट होगा। कैसे होगा फायदा नुकसान कैलकुलेट? कि जब वादा किया था अगर उसी वक्त हम एग्जीक्यूट कर लेते, और डिले करने की वजह से क्या फायदा नुकसान हो रहा है, वो हेज्ड आइटम का फायदा नुकसान है, हेज्ड आइटम का फायदा नुकसान है। अच्छा, ये फायदा नुकसान जो है ना, ये एज सच फेयर वैल्यू का फायदा नुकसान नहीं है, ये कोई फेयर वैल्यूज कमिटमेंट की चेंज हो रही है। इसलिए इसलिए का जवाब थोड़ी देर बाद देता हूं। 9 मिलियन क्रेडिट कुछ करने को था नहीं, लेकिन थी हेज्ड आइटम, तो करना तो था। पिछले सवाल में हेज्ड आइटम क्या थी? तो चूंकि वो बुक्स में थी उसको क्रेडिट कर दिया था। अब बुक्स में है ही नहीं कोई चीज, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट है, तो हमें उसके नाम की एक लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। और अगर इस डिले करने का फायदा हो रहा होता तो P&L क्रेडिट और फर्म कमिटमेंट एसेट नाम का एसेट बना लेते हैं। अच्छा, ईयर एंड पे एक तो हेज्ड आइटम पे लॉस हो गया, और साथ ही दूसरा काम क्या करें, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन लॉस निकाल लेते हैं। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा फ्यूचर। क्या किया हुआ है ओरिजिनली? बाय सेल, बाय किया हुआ है। कितने पे? 152। अगर 31 दिसंबर पे ही जाके इसको क्लोज कर देते, अगर तो सेल करके क्लोज करते 157। सेल महंगा है तो 5 का गेन होता, तो टोटल सेल नीचे लिख दिया बस, तो टोटल गेन कितना? 5 रुपए इंटू 2 मिलियन, तो 10 मिलियन का हो गया गेन। अब ये है गेन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे, गेन है, पैसे मिलने हैं, तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट।
हेज आइटम का गेन लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन लॉस दोनों P&L में जाएंगे। फेयर वैल्यू हेज ईयर एंड पे भी और फाइनली जिस दिन सब कुछ खत्म करना है उस दिन भी हेज्ड आइटम पे भी गेन लॉस P&L में और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का भी गेन लॉस P&L में। अब ये कमिटमेंट कब पूरी हो रही है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को आके अब हम ये मशीन वाकई ही खरीद लेंगे, जो कि खरीद ली। 31 मार्च को हमने मशीन खरीद ली, लेकिन उस खरीदने की एंट्री करने से पहले इन दोनों को भी अपडेट करेंगे। तो 31 दिसंबर ईयर एंड तक डॉलर महंगा हो चुका था और महंगा हो गया और नुकसान हो गया हमें डिले करना। कितना और नुकसान हो गया? 154.5 से 160, तो ₹5.5 का मजीद नुकसान हो गया। वो मजीद नुकसान यही वाली एंट्री P&L डेबिट फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी क्रेडिट 2 मिलियन ₹5.5 11 मिलियन। ये हो गया लॉस ऑन हेज्ड आइटम। और ये लाल वाला मजीद। फाइनली अब हमने 31 मार्च को फ्यूचर मार्केट को जाके क्लोज कर दिया और बाय तो 152 ही है, लेकिन फाइनली सेल किया नहीं पता। तो इसके लिए आप ना ये बात याद रख लें कि फ्यूचर मार्केट का ये BFD की बात है, बस आप रिपोर्टिंग में याद रख लें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी डेट है, जिस दिन वो एक्सपायरी डेट पहुंच जाएगी उस दिन एक्सपायर होने से जस्ट पहले इसकी जो प्राइस होगी वो उस दिन के स्पॉट के बराबर ही होगी। यानी एक्सपायरी डेट पे आके फ्यूचर की प्राइस उस चीज के स्पॉट रेट के बराबर ही हो जाती है। तो 31 मार्च मैच्योरिटी वाला फ्यूचर है ना, तो है ये हमने दिसंबर वाला फ्यूचर लिया था। नहीं, वो 31 दिसंबर की प्राइस लिखी हुई है। दूसरे पैराग्राफ में जो पहला सेंटेंस आप पढ़ रही हैं, दूसरा सेंटेंस वो 31 दिसंबर के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। ऑन दैट डेट कौन सी डेट? 31 दिसंबर। तो जब 31 दिसंबर का दिन था उस दिन ये 31 मार्च एक्सपायरी वाला फ्यूचर ₹157 का ट्रेड हो रहा था। अब जब 31 मार्च का दिन आ जाएगा तो 31 मार्च वाले दिन 31 मार्च एक्सपायरी वाला फ्यूचर कितने का होगा जो उस दिन स्पॉट चल रहा है? तो 160 गेन हो गया 8 का, टोटल गेन हो गया $2 मिलियन इंटू 8 16 मिलियन, और 10 हम ईयर एंड पे रिकॉर्ड कर चुके थे तो 6 और रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये लाल वाला गेन 6 और रिकॉर्ड हो जाएगा। 31 मार्च 20 फाइनेंशियल एसेट और डेबिट, क्योंकि और पैसे मिलने ना गेन है, और P&L क्रेडिट
6 मिलियन। फ्यूचर की प्राइस हर रोज चेंज हो रही होगी, लेकिन जब फाइनली इसकी वो डेट आ जाएगी जो इसकी एक्सपायरी डेट है, उस दिन मरने से जस्ट पहले फ्यूचर की जो प्राइस होगी वो उस दिन के स्पॉट रेट के बराबर ही होगी। यानी एक्सपायरी डेट वाले दिन फ्यूचर की प्राइस उस चीज के स्पॉट रेट के बराबर ही होती है। और इसकी रीजन भी एफडी में अब फाइनली 31 मार्च को क्या हुआ है जी? 31 मार्च को हमने कर ली मशीन परचेज, और कितने की खरीदी? $2 मिलियन, 160 की। कितना हो गया? 32 के 320? 32 मिलियन नहीं, 320 मिलियन। 320 मिलियन। इसमें एतराज हमें पड़ी ही 160 की, और फ्यूचर मार्केट से पैसे ले आए। फ्यूचर मार्केट से जाके पैसे ले आते हैं। कितने? 16। मशीन वाकई खरीद ली। IS-21 मशीन जितने की उस दिन पड़ी 160, और फ्यूचर मार्केट से जो 16 मिलियन बनते थे पैसे ले आए, और फाइनेंशियल एसेट लाल वाला हमने 16 मिलियन तक पहुंचा दिया हुआ था, वो कैश ले आए। अब इन एंट्रीज पे और करें, और कुछ अगर अभी तक पेंडिंग मसला लग रहा है तो बताएं। फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी नाम की हम एक लायबिलिटी बना के बैठे हुए हैं, उसको खत्म कर देते हैं, डेबिट करके खत्म कर देते हैं। फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी खत्म। कितनी हो चुकी हुई है? 20 मिलियन की। क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट हम ये करेंगे, क्यों मशीन? बिल्कुल मशीन ही क्रेडिट। हमने जिस चीज की कमिटमेंट की थी, जब वो चीज पहुंच जाएगी तो उसी के अगेंस्ट इसको एडजस्ट करेंगे, तो इसलिए मशीन ही क्रेडिट। हाँ जी, नहीं लॉस नहीं हुआ एक्चुअली, वो मतलब जिस डेट पे हमने लेना था 150 पे 160 पे लिया, वो 20 मिनट। इन दोनों मिसालों की समरी दोबारा। हेज्ड आइटम अगर एक रिकॉग्नाइज्ड एसेट और लायबिलिटी है, उसमें जो गेन लॉस होगा वो उसी एसेट लायबिलिटी में डेबिट क्रेडिट होगा, और साथ साथ उस डेरिवेटिव का गेन लॉस भी चल रहा होगा ईयर एंड पे भी, और फाइनली जब जो भी फाइनली मामला क्लोज कर रहे हैं, जो टेंशन थी फाइनली जब खत्म कर रहे हैं, इन दोनों डेट्स पे हेज आइटम का गेन लॉस भी उस आइटम में डेबिट क्रेडिट, P&L डेबिट क्रेडिट, और डेरिवेटिव वाला गेन लॉस भी P&L में जाएगा। लेकिन अगर वो एक अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट थी, तो उस कमिटमेंट को डिले करने से जो गेन लॉस हो रहा है वो इन्वेंट्री में डेबिट क्रेडिट तो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्रेडिटर में तो डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि अभी है ही नहीं। तो उसके लिए फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी या एसेट नाम का एक अकाउंट जबरदस्ती क्रिएट किया, और इसको फाइनली क्लोज कर देंगे जिस चीज की कमिटमेंट है, जब वो फाइनली रिकॉर्ड हो जाएगी। अब उसके बाद 31 दिसंबर 20 ईयर एंड है, तो 9 महीने की इस मशीन के ऊपर डेप्शन चार्ज होगी। लाइफ इसीलिए बताई हुई है, तो 31 दिसंबर
20 पे डेप्रिसिएशन की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये मशीन हमें कॉस्ट की ही 300 मिलियन है, मशीन ही 300 मिलियन कॉस्ट कर रही है ना, तो इसलिए 300 मिलियन पे मशीन हमारे पास 300 की कॉस्ट कर रही है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन 300 है। सर मैंने 150 की कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो वो 300 मिलियन ही बनना है। तो वो हुआ ही यही कि हमने हेज कर लिया, तो मशीन हमें उस 150 की पड़ रही है और उसके अलावा जो कमी बेची थी वो पीएनएल में चला गया। सर उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम इसलिए उसको एसेट जाके से एडजस्ट कर रहे हैं। जब उस टाइम खरीद ले जाके पैसे होते 150 तो भी हमें मशीन 300 मिलियन की पड़ती। तो भी तभी 300 बचा रखे। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू हेज बहुत है, इसके लिए आप आइए इसकी अंग्रेजी सिखाता हूँ अब। चैप्टर में पेज 31 पे, पेज 31 नहीं, बल्कि सॉरी बहुत नहीं है, एक सवाल और है। पेज 31 फेयर वैल्यू हेज, पेज 31 फेयर वैल्यू हेज। ये जो फेयर वैल्यू हेज है ना, इसमें जो अंग्रेजी लिखी हुई है पॉइंट नंबर ए के हेज्ड आइटम का भी गेन लॉस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का भी गेन लॉस, ये दोनों पीएनएल में जाएंगे, सिवाय अगर हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की हुई है और वो भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे कसम खाई हुई है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली, तो फिर उस हेज्ड आइटम का भी गेन लॉस और इस डेरिवेटिव का भी गेन लॉस ओसीआई में जाएगा, अदरवाइज सब पीएनएल में जाएंगे। ये सारा कुछ पॉइंट ए में लिखा हुआ। दोबारा, अगर हमने पिछले सवाल में इन्वेंट्री की जगह इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की होती और उसको हेज किया होता, और वो भी वो होती जो पैदाइशी कसम खाई होती है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली, तो उस इन्वेस्टमेंट का गेन लॉस भी और फ्यूचर का गेन लॉस भी ओसीआई में जाता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वही नहीं है, वो तो फॉरेन करेंसी गेन लॉस था। हाँ, कॉन्सेप्ट यही कि जिस आइटम से रिलेटेड है ये, उस आइटम का गेन लॉस चूंकि ओसीआई में जा रहा है तो इसका भी ओसीआई में जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खास कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स से। नहीं नहीं, लेकिन वो भी तो था ना पीपी से रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो, यहां पर ऐसा नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जिनको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे कसम खा के रखा हुआ है, सिर्फ उनका हेजिंग का गेन भी और उस आइटम का गेन भी ओसीआई में जाना है, अदरवाइज ये पीएनएल में जाना है। अच्छा, पॉइंट बी में ये जो कुछ लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस पढ़ लें और दूसरा सेंटेंस छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लें। पॉइंट बी का पहला सेंटेंस पढ़िएगा और इस पहले सेंटेंस को पढ़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जहन में रखिएगा, और दूसरा सेंटेंस छोड़ के दूसरा पैराग्राफ पढ़िएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 जहन में रखिएगा। पॉइंट बी का पहला सेंटेंस कि ये जो हेज्ड आइटम पे गेन लॉस आ रहा है, ये हेज्ड आइटम की कैरिंग अमाउंट चेंज कर देगा। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में 2 लाख के लॉस को क्या किया था, पीएनएल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, तो इन्वेंट्री ही कम कर दी थी ना। ये बी के पहले सेंटेंस का मतलब है। दूसरा सेंटेंस यानी अगली 1.5 पौने 2 लाइनें छोड़ें, उसके बाद वाला पैराग्राफ पढ़ें, व्हेन अ हेज्ड आइटम इज एन अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, तो ये सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। और ये आईएएस की अंग्रेजी है जो मैंने यहाँ छापी हुई, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 इसके लिए बनाया मैंने। हाँ जी,
ओके चलें, एक चीज पढ़ ले जो मैं सवाल की शक्ल में लाऊंगा तो मुझे लगता है उससे हालत खराब हो जाएगी, और तो वो बगैर सवाल के ही समझ लें काफी है। पार्ट बी का दूसरा सेंटेंस, उसमें ये लिखा हुआ है, समझ लें कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में ईयर एंड पे इन्वेंट्री पे 2 लाख का लॉस रिकॉर्ड किया, पी एंड एल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, अगर ये इन्वेंट्री की बजाय इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स होता और हम इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स क्रेडिट कर रहे होते तो वो टेबल तो बर्बाद हो जाता। कौन सा टेबल? एमोर्टाइज कॉस्ट वाला। तो उसको बर्बाद करने की बजाय इफेक्टिव रेट रिवाइज करके निकालेंगे, और अब जो क्रेडिट करने के बाद इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स बच गई उससे टेबल ऑनवर्ड चलेगा। हर साल अलग अलग करना पड़ेगा, हर साल इफेक्टिव रेट बदलना पड़ेगा। दोबारा सुने, अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में इन्वेंट्री की बजाय वो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स होती जिसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना होता, तो इन्वेंट्री की एंट्री हमने की थी पी एंड एल डेबिट 2 लाख और इन्वेंट्री क्रेडिट 2 लाख, तो यही काम फिर हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर देते। तो अब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाती, इन्वेस्टमेंट की फिगर बदल जाती, तो फिर उसकी रिमेनिंग लाइफ का अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल भी बदलना पड़ता। कैसे? इफेक्टिव रेट रिवाइज कर देते, ये लिखा। हाँ यार, हर दफा IRR से निकालना पड़ता, जैसे इफेक्टिव रेट मॉडिफिकेशन में भी निकाला था हमने। IRR, आप जो बैलेंस रह गया उसको 0 पे रखते, बाकी कैश फ्लोस को रखते, फिर उसका IRR निकालते। अच्छा, एक वैसे तो मुझे आपकी हालत से लग रहा है कि अभी मजीद सवाल बोर्ड पे नहीं करना चाहिए फेयर वैल्यू हेज का, तो बता देता हूँ हस्बे तौफीक। पास पेपर का सवाल है वो फेयर वैल्यू हेज का सवाल है। उसमें सवाल में कहा नहीं था फेयर वैल्यू हेज, ये खुद ही जानना है आपने फेयर वैल्यू हेज, और वो कैसे जानना है मैं अभी बताता हूँ टिप्स। वो है जी जून 17 पास पेपर्स वाले सेक्शन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्वैप था लेकिन फेयर वैल्यू हेज का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 PTL, पशाम है कि पशाम है पता नहीं, टेलीकॉम लिमिटेड। पास पेपर्स वाले पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 5 पशाम टेलीकॉम लिमिटेड जून 17, ये फेयर वैल्यू हेज है। ये फेयर वैल्यू हेज क्यों है ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी चीज़ें, उसकी टिप्स बताता हूँ। ये हस्बे तौफीक है अगर कभी करना चाहें तो। इसके बाद नहीं आया दोबारा फेयर वैल्यू हेज है। चलो होमवर्क कह लें इसको। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सोची थी लेकिन खैर वो कल कंसोलिडेशन वाली क्लास में कहूँगा। अभी ये 47B रोकता हूं उसको, फिर आप दोबारा लंबे लंबे सांस ले लें, फिर कैश फ्लो हेज पढ़ाऊंगा। पेज 31 पे आए चैप्टर में, पेज 31। ये टेबल याद कर लें आप, इसके पीछे रीजन है ऑब्वियसली लेकिन याद कर लें। पेज 31 चैप्टर के टॉप पे देखें, चैप्टर में पेज 31, चैप्टर में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में नहीं, चैप्टर में। इसमें शुरू में एक टेबल बनाया हुआ मैंने एग्जाम टिप्स का। ये चीजें देखें जरा, अगर हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है या हमने लोन लिया हुआ है और वो फिक्स्ड रेट है, यानी काइबर प्लस वाला नहीं है, फिक्स्ड रेट है, तो फिर उस पर हमेशा फेयर वैल्यू हेज होता है। लेकिन अगर वो फ्लोटिंग रेट वाला है तो उस पर कैश फ्लो हेज होता है। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन पे हमेशा कैश फ्लो हेज होता है, फेयर वैल्यू हेज नहीं होता। फॉरेन करेंसी फर्म कमिटमेंट पे, फॉरेन करेंसी फर्म कमिटमेंट पे कंपनी की मर्जी होती है। फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेएबल कैश फ्लो हेज होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं, रिकग्नाइज्ड एसेट्स, इन पे फेयर वैल्यू हेज होता है। और ये गाइडेंस जरूर है लेकिन फिर भी सवाल वाले की इंस्ट्रक्शंस को देखिएगा। अगर सवाल वाले ने क्लियरली कह दिया कि कैश फ्लो हेज है तो फिर कैश फ्लो हेज है, अदरवाइज ये टिप्स याद रखिएगा। लॉजिक है क्योंकि जो फिक्स्ड रेट डेट है उसमें कैश फ्लो की टेंशन नहीं होती, उसमें फेयर वैल्यू कम ज्यादा होने की टेंशन। कैश फ्लो हेज वहां होगा जहां पर हमें कैश फ्लो की टेंशन होगी कि पता नहीं कितना कैश आ जाएगा, तो उसमें कैश फ्लो हेज होता है। जैसे डेटर क्रेडिटर है फॉरेन करेंसी, पता नहीं कल को कितना कैश आएगा तो उसका कैश फ्लो हेज होता है। फ्लोटिंग रेट डेट है, पता नहीं कल को कितने पैसे देने पड़ेंगे तो कैश फ्लो हेज है। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है, पता नहीं कितने पैसे देने पड़ेंगे, कैश फ्लो हेज है। तो लॉजिक तो है लेकिन आप ये चीजें याद रख लें। चलें अब आप दोबारा ब्रेक कर लें और कैश फ्लो हेज करते हैं। नहीं ब्रेक करनी तो क्लास में फिर भी ब्रेक कर रहा हूँ, यहीं बैठना है आपने, तो मैं अगले ही लम्हे दोबारा शुरू कर लेता हूँ क्लास। ठीक है, 47B बस की।